नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आप सबने उत्तर प्रदेश के शहर बरेली का नाम तो ज़रूर सुना होगा। खासकर वो गाना ज़रूर सुना होगा जिसमें मेरे ख्याल से वो गाना किस पर फिल्माया गया ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा रे, वो गाना आपने ज़रूर सुना होगा। बरेली अपने झुमकों के लिए भी बहुत मशहूर है, लेकिन इसी बरेली शहर में, या यूं कहे कि इस बरेली ज़िले में जो झुमके पहनने वालियां हैं उनकी ज़िंदगी पर खतरा पैदा हो गया है। यानी महिलाओं की ज़िंदगी पर खतरा पैदा हो गया। ऐसा नहीं कि सारी महिलाओं की ज़िंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बरेली में कुछ ऐसा हो रहा है कि महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और इसके पीछे जो वजह है वो है किसी सीरियल किलर की या किसी साइको किलर की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 6 महीने में बरेली ज़िले में 9 महिलाओं का कत्ल हो चुका है और 9 में से 3 मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है, लेकिन 6 मामले जस के तस हैं और उन मामलों को सुलझाना तो बहुत दूर की बात, पुलिस के पास उन मामलों में कोई क्लू तक नहीं है। यही वजह है कि हम कत्ल की इन घटनाओं को सीरियल किलिंग से जोड़कर देख रहे हैं। और सिर्फ हम नहीं बल्कि तमाम लोग, उस इलाके के निवासी, उस इलाके के सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट्स, यहाँ तक कि पुलिस के भी कुछ ऑफिसर्स, ये सारे लोग इन महिलाओं की जो हत्या हो रही है उसे सीरियल किलिंग से जोड़कर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि 6 मामलों का अनसुलझा होना कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। कत्ल का एक भी मामला होता है तो पुलिस पूरा जोर लगाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ क्राइम रिपोर्टर। लोगों की हालांकि पुलिस वालों से बड़ी शिकायतें हैं, मेरी भी कई बार होती है, लेकिन कत्ल के मामलों में पुलिस बहुत सिंसियरली काम करती है, ऐसा मैंने आम तौर पर देखा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सभी के सभी 6 मामले जो है वो अलग अलग नहीं हो सकते? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सभी की सभी 6 महिलाओं का कत्ल अलग अलग कातिलों ने किया हो और अलग अलग रीज़न से पुलिस उन मामलों को सुलझा नहीं पा रही हो? ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इन मामलों में आपस में भी कुछ एक कॉमन पॉइंट्स या कॉमन बातें ऐसी है जिसकी वजह से इन 6 मर्डर के मामलों को हम सीरियल किलिंग का मामला मानकर चल रहे हैं। तो आपको ये बताएंगे कि वो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से हम इन महिलाओं के कत्ल को सीरियल किलिंग मान रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से मैं जो डेटा लेकर आया हूँ, जो रिसर्च करके लाया हूँ, वो आप लोगों को सुनाता हूँ। पहली हत्या जो हुई, अनसुलझे कत्ल की बात मैं कर रहा हूँ, वो 1 जुलाई को हुई। बरेली के शाही पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव है आनंदपुर, वहाँ पर 55 साल की एक महिला प्रेमवती की हत्या कर दी गई। इसके बाद 21 जुलाई को उसी शाही थाना इलाके के गांव कुलचा में 50 साल की एक और महिला धनवती की हत्या कर दी गई। इसके बाद 1 नवंबर को शीशगढ़ पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव है लखीमपुर, वहाँ 65 साल की एक महिला महमूदन की जान ली गई। फिर 9 नवंबर को फतेहगंज थाने के खानपुर गांव में 65 साल की ओमवती की हत्या हुई। 20 नवंबर को शाही थाना के खुरसैनी में 65 साल के दुलारो देवी की हत्या हुई। और फिर 26 नवंबर को शीशगढ़ पुलिस स्टेशन के जगदीशपुर गांव में 63 साल की उर्मिला देवी की हत्या हुई। आपने कुछ नोटिस किया? मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये सारी महिलाएं हैं जिनकी हत्या हुई है, ये एक कॉमन फैक्टर है। दूसरा कॉमन फैक्टर ये है कि जिन महिलाओं की हत्या हुई है उनका एज ग्रुप जो है वो 50 से 65 के बीच का है। यानी इसी एज ग्रुप की महिलाओं को वो जो भी है कातिल, सीरियल किलर, वो टारगेट कर रहा है। उस कातिल ने किसी पुरुष की या किसी कम उम्र की लड़की की या महिला की जान नहीं ली है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कत्ल करने का तरीका, जिसे पैटर्न ऑफ किलिंग कहते हैं, वो भी बिल्कुल एक सा है। ये जितने कत्ल के मामले मैंने आपको बताया, सारे ही मामलों में महिलाओं की हत्या किसी दुपट्टे से या गमछे से गला घोंटकर की गई है। न तो बेयर हैंड, खाली हाथ से कातिल ने उनका गला घोंटा है, न ही उन्हें कोई जहर दिया है, न कोई चाकू से कोई हत्या की है। सारे कत्ल जो है वो कपड़े से गला घोंटकर किए गए हैं। और ये भी एक इंडिकेशन है कि हो सकता है कि इन सारे कत्ल के पीछे कोई एक ही कैरेक्टर हो, कोई एक ही शख्स हो जो कातिल हो। एक और गौर करने वाली बात यह है कि सभी महिलाओं का कत्ल तभी हुआ है जब महिलाएं अपने घरों से अकेली निकली थी
और आइसोलेटेड स्ट्रेच में थी, यानी सुनसान जगहों पर या तो काम कर रही थी या वहां से गुजर रही थी। यानी जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी एक जैसा है, कत्ल करने का तरीका एक जैसा है, जिस तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है उनका एज ग्रुप, जेंडर ग्रुप सब एक जैसा है। तो ये सारे इतने कॉमन फैक्टर्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि महिलाओं के कत्ल के पीछे सीरियल किलिंग हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी मर्डर जब होता है तो आप सब जानते हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है। और जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है तो ये पता भी चलता है कि मोटिव क्या है। कई बार इन्वेस्टिगेशन से पहले ही पुलिस को मोटिव पता चल जाती है। लेकिन ये जितने कत्ल हैं, इन सभी कत्ल में पुलिस के पास मोटिव भी नहीं है। वो इसलिए कि जिन महिलाओं का शिकार या जिन महिलाओं की हत्या ये कातिल कर रहा है, उन महिलाओं के बॉडी में, लाशों में किसी तरह के सेक्सुअल फोर्स अप्लाई करने का, मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ का कोई निशान नहीं मिला है, कोई रेप या छेड़छाड़ जैसी चीज़ नहीं है। प्लस उनके पास जो भी जेवरात, मोबाइल फ़ोन या ऐसा कोई और वैल्यूएबल है वो सब भी लूटा नहीं गया है। अब इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट मोटिव है वो बचता है एनिमिटी का, यानी दुश्मनी का। लेकिन सवाल ये उठता है कि सभी के सभी 6 महिलाओं की किसी एक ही आदमी से दुश्मनी हो और वो आदमी इन 6 महिलाओं की हत्या करे, ये बात भी समझ में नहीं आती। घर वालों से पूछताछ करने पर घर वाले किसी भी दुश्मनी की बात से इनकार करते हैं। तो मोटिव के मामले में भी यहाँ मामला बहुत उलझा हुआ है। लूटपाट भी मोटिव नहीं है, सेक्सुअल ऑफेंस भी मोटिव नहीं है, कोई दुश्मनी की बात भी समझ में नहीं आ रही है। ऐसे में इस बात को और बल मिलता है, ये सोच और प्रभावी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, जिसमें ये लगता है कि शायद कोई साइको किलर है जो चुन चुन कर इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की महिलाओं को टारगेट कर रहा है और उनकी जान ले रहा है। कल को जब इन केसेस का खुलासा होगा तब जाकर शायद ये पता चले कि वो साइको किलर कौन है और क्यों वो महिलाओं की हत्या कर रहा है। अब इस मामले की गंभीरता को आप इसी बात से समझिए कि पिछले 6 महीनों में इन 6 मामलों को जब बरेली की लोकल पुलिस नहीं सुलझा पाई तो एडीजी खुद इस मामले को सुपरवाइज करने लगे। इसके इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इंटरेस्ट लिया और इसके अलावा आईजी जोन वो भी इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में पर्सनली इंटरेस्ट लेने लगे और महकमे ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने यह तय किया कि जैसे भी हो इन केसेस को सॉल्व करना है और उस किलर को पकड़ना है। इसके लिए बरेली ज़िले की पुलिस ने 8 अलग अलग टीमें बनाई हैं, जिनको 8 अलग अलग किस्म की जिम्मेदारियां या लोकेलिटी को ट्रैक करने और लोगों से बात करके ऐसे किसी सस्पेक्टेड किलर के बारे में जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। 250 से ज़्यादा अलग अलग गांवों में बारी बारी से पुलिस जो है जाकर सर्च कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है। यहाँ तक कि ड्रोन कैमरे खेतों के ऊपर उड़ाए जा रहे हैं ताकि ड्रोन कैमरों के ज़रिए अगर खेतों में कोई सस्पिशियस आदमी छुपा हुआ हो या कहीं किसी के साथ कोई ज़्यादती कर रहा हो तो उस तरह की तस्वीरें जो है उस ड्रोन के ज़रिए देखी जा सके और फिर पुलिस जो है जो भी सस्पेक्टेड किलर है उसको इंटरसेप्ट कर सके, उसे पकड़ सके। कुछ मामले तो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि गले में दुपट्टा डालकर हत्या करने, जिसे एक्सफिक्शिया भी कहते हैं क्रिमिनल फॉरेंसिक के टर्मिनोलॉजी में, हत्या किए जाने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हुआ है। अब ऐसे में पुलिस ने ऐसे 2 से 3 मामलों में मरने वाली महिलाओं के जो इंटरनल ऑर्गन है, जिसे विसरा कहते हैं, उसे प्रिजर्व किया है और उसे जांच के लिए भिजवाया है ताकि ये पता चले कि इन महिलाओं की हत्या करने से पहले क्या उन्हें कोई जहरीली चीज़ दी गई थी या नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मामला अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एक के बाद एक महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिलसिला 1 जुलाई से शुरू हुआ था और आखिरी महिला जो इस सीरियल किलर का शिकार बनी वो 26 नवंबर को उसकी हत्या हुई। तो अब पुलिस के लिए अपने आप में चुनौती है कि पुलिस कैसे इन मामलों को सुलझाती है और कैसे सीरियल किलर को गिरफ्तार करती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे बरेली ज़िले में तकरीबन जो 250 गांव हैं, उन 250 गांवों के जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। स्कूल कॉलेजेस में वो अपने बच्चों को भेजने से डर रहे हैं क्योंकि बेशक किलर जो है महिलाओं को टारगेट कर रहा हो, लेकिन अकेले बच्चों पर भी उसका गुस्सा फूट सकता है, कोई वारदात ऐसी हो सकती है। तो इसीलिए लोग एप्रीहेंसिव है, डरे हुए हैं। इसके अलावा लोग, खासकर महिलाएं, अकेली खेतों में काम करने जाने से भी बच रही हैं
परिवार के सदस्यों के साथ, पुरुषों के साथ लोग काम पर जा रहे हैं। तो बरेली का जो जनजीवन है वो इस सीरियल किलर के खौफ की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। अब आमतौर पर मैं ऐसे केसेस आप लोगों को बताता हूं जो पुलिस सुलझा चुकी होती है, लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसके बारे में फ़िलहाल पुलिस को कोई लीड या कोई क्लू नहीं है। मैं आज की कहानी यहीं तक रखना चाहूँगा, इसे ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन आपसे ये वादा करता हूँ कि बरेली में सीरियल किलिंग का ये मामला अगर सुलझ गया तो मैं उसके बारे में आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगा। इन केस अगर मान लीजिए सुलझने पर शम्स सर अपनी कहानियों के साथ या कहानी के साथ सामने आ जाएं, फिर तो बात ही अलग है, फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और अगर मान लीजिए शम्स सर नहीं सुनाते हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि बरेली का वो सीरियल किलर कौन है जो एक एक करके महिलाओं की हत्या कर रहा है। चलिए आज यहीं तक, लेकिन इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले लखनऊ के पास बाराबंकी की उस मर्डर मिस्ट्री के बारे में आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहता हूं। जो स्टोरी मैंने कल आप लोगों को सुनाई थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट्स किए हैं और अपनी बात रखी है। मैं कुछ दर्शकों के नाम पढ़ूंगा। प्रीतपाल सिंह जी ने कमेंट किया है और उन्होंने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा है कि कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है और जैसी कहानी है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता बचा नहीं जो जुर्म के साए में ना आया हो या जुर्म जिस रिश्ते को दागदार न कर चुका हो। मेहताब अली इद्रिशी साहब ने भी ऐसी ही बात कही है। योगा विथ विकास ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि आज के ज़माने में किसी का मदद करना जो है उसका धर्म रहा नहीं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक नेक नियति वाली बात या फ़र्ज़ वाली बात कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, लेकिन ये दौर इतना बुरा हो चुका है कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन है। काफ़ी हद तक आपकी बात सही है, लेकिन इस तरह के नेगेटिव कंडीशनिंग की मेरे हिसाब से विकास जी ज़रूरत नहीं है। आपकी तकलीफ़ समझता हूँ, वो मैं भी फील करता हूँ। इस दुनिया में धोखेबाजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चंद बुरे लोगों की वजह से अच्छा आदमी अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकता, तो इसीलिए मदद करते रहिए लोगों की। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुनीता धर ने गॉड ब्लेस यू लिखा है, थैंक यू वेरी मच, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आप। समीर खान ने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि लॉट ऑफ क्राइम्स हैपन ड्यू टू लेंडिंग मनी, ये भी एक वजह है रुपए पैसे किसी को देना। और रेखा भट्ट जी ने कमेंट किया है और साथ ही उन्होंने जो स्टोरीज़ मैं रोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ उसके लिए उन्होंने मेरी तारीफ़ की है। थैंक यू वेरी मच, मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। निशांत चौहान ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। परूष श्रेष्ठा जी जर्मनी से रेगुलर कमेंट करते हैं। निशा राना आर्ट क्लास, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे ख्याल से श्याम माली जी का कमेंट है। जिलानी मेहता, जालिनी मेहता ने कमेंट किया है और वो जो एक मुजी टर्म के बारे में मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि मुजी एक जापानीज़ ब्रांड है जो इंडियन मार्केट में बहुत एग्रेसिवली एंटर कर रही है। और ये जो जापानीज़ ब्रांड है वो माइंडफुल प्रोडक्ट्स बनाती है। माइंडफुल प्रोडक्ट्स क्या होता है, मतलब ये मैं नहीं जानता हूँ। आप जालिनी जी प्लीज़ अगर हो सके तो ज़रूर बताइएगा। अली ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। होमी राय का कमेंट है। GN योडू ने कमेंट किया है, अरुणाचल प्रदेश से हमारे दर्शक हैं। मोहम्मद अफजल हुसैन और एंटरटेन के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ये लिखा है कि वो इंतज़ार करते करते थक गए लेकिन मैंने कभी उनका नाम नहीं लिखा। लेकिन विडंबना ये है कि उन्होंने अपना नाम इस कमेंट में भी नहीं लिखा है, तो मैं कैसे उनका नाम पढ़ूं। एनीवे चलिए, बादशाह जी ने कमेंट किया है और इमानुएल प्रधान के आईडी से कमेंट किया है, शर्मिला प्रधान जी ने। वो कहती हैं कि रोज़ वो मेरी स्टोरी सुनती हैं और एक फैमिली मेम्बर की तरह मुझे लेकर जो है उनके मन में भावनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। झूमर चक्रवर्ती जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। विनय नासवाले जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। मनोज प्रभाकर जी, पहली बात कभी भी उधार मत दो। उन्होंने कहा कि किसी को उधार नहीं देना चाहिए और अगर उधार दिया है तो वो भूल जाओ। देखिए, उधार पर बहुत सारे लोगों ने बातचीत की है, तो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। ये सही है कि लोग उधार लेते हैं और चुकाते नहीं हैं। दूसरों की बात छोड़िए, मेरे एक जानकार हैं, उनको कोविड के दिनों में मैंने 50,000 रुपये उधार दिया। आप सोचिए, 50,000 रुपये कोई मेरे जैसे मामूली आदमी के लिए कोई, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बड़ी रकम होती है। तो मैंने उनकी मदद की, लेकिन दुर्भाग्य ये कि उन्होंने वो रकम फिर मुझे वापस नहीं लौटाया। मैं मांगता रह गया, मैं थक गया। मैंने उनको पुलिस की धमकी भी दिखाई, मतलब डर दिखाया कि गिरफ्तार करा दूंगा, ये करा दूंगा। लेकिन आदमी जब, जिसे कहते हैं ना कि जब आदमी के आंखों का पानी मर जाए
तो फिर उसको उस पर कोई भी धमकी काम नहीं करती। अब मैं कानून हाथ में ले नहीं सकता, उनको खुद डरा धमका नहीं सकता, तो मैंने फिर उन पैसों को भूल जाना ठीक समझा। आप समझिए मतलब ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं दूसरों की मदद किया करता हूँ, किसी के रुपए पैसे हो या कुछ भी हो, अगर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं पर्सनल इश्यूज़ के लिए, तो भी मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उनको सपोर्ट करता हूँ, चाहे पुलिस से मिलवाना हो, किसी अधिकारी से बात कर लेनी हो। लेकिन अपने मामले में मैं नाकाम रहा। तो खैर एक सीख तो मुझे मिली, और साथ ही एक चीज़ जो मैं पहले से जानता था, हालांकि मैं वो रुपए देते वक्त ये बात भूल गया था, वो ये कि आपको किसी भी आदमी को उतना ही रुपया उधार देना चाहिए जितने रुपए आप भूल जाने की क्षमता रखते हों। ये अपने आप में एक मैसेज है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई उधार ले और रिश्ते ख़राब हो जाए, वो पैसे ना चुकाए। खैर आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट, अपनी राय हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।